हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन फिर से रहने वाला है आईआईटी के पीवाईक्यूज के लिए। आई सर एप्टीट्यूड टेस्ट। आई होप सभी बच्चों ने यहाँ पर अपना इसके पहले का डिस्कशन देखा हुआ है। इसके पहले हमने 2025 एंड 2024 के पीवाईक्यूज आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। एक अच्छा आइडिया लगता है आपके एग्जाम के बारे में अगर आप पीवाईक्यूज को देखकर जाते हैं तो इसके अंदर आपके जो 4 सेक्शन होने वाले हैं, चारों ही इक्वली यहाँ पर वेटेज वाले सेक्शन हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन बायो ऑल्सो हैज द इक्वल वेटेज। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडिशनल एफर्ट मानना पड़ सकता है टू गेट सम एडिशनल बोनस काइंड ऑफ मार्क्स फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन एज वेल। लेकिन मैथमेटिक्स में एटलीस्ट यू वुड वांट एज ए जेई एस्पिरेंट कि आपको क्या हो जाए, आपको एटलीस्ट जो मैथ्स के सारे नंबर वो मिल जाए। एंड मुझे लगता है कि वो आप काफी इजीली कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो मैथ्स के लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपने अगर 24 और 25 के पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी अगर देखा है तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। 2-4 स्टेप्स में सॉल्व होने वाले आपके जो क्वेश्चन है वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रादर देन द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है ना? और आपको अगर एक जेन्युइन तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है, देन ऑब्वियसली अलोंग विद द नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स आपको टेस्ट सीरीज का यहाँ पे सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होगा। एंड दैट इज वेयर द क्विजर प्लेटफॉर्म कम्स इनटू प्ले। आपको इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन वैसे दे रखा है। आई होप आपने इसको यहाँ पे एक बार जाके एक्सप्लोर ऑलरेडी कर लिया होगा। आपके जो क्विजर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका आईआईटी एनईएसटी का जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपके 30 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। एंड अगर आपने इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का फॉर्म अगर फिल किया है देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आपने यहाँ पर करनी चाहिए। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि आपकी स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, एग्जाम प्रेशर को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, पेपर पैटर्न आपको क्लियरली समझ में आता है। एंड देन यहाँ पर क्योंकि आपके पेपर्स बनाते समय काफी अच्छी तरीके से इन बातों को ख्याल रखा गया है कि रेलेवेंट पेपर्स बनाए जाएं, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं है ना उनका भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सो चलिए आपका यहाँ पर ये काम तो रहेगा ही आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन टू एक्सप्लोर द टेस्ट सीरीज। लेकिन अभी बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे एक्चुअल डिस्कशन पे जो रहेगा पीवाईक्यूज का डिस्कशन फॉर 2023। एंड आपका जो पहला सवाल है इट इज दिस। इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना? आपके यहाँ पे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा इसको, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि आपने अगर इस डायरेक्शन नहीं सोचा है तो एग्जाम में बैठ के सोचते समय आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलग फीलिंग आ सकती है। ठीक है ना? लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पर ये बोलना क्या चाहते हैं। आपको यहाँ पर एक fx फंक्शन देकर रखा है एंड उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो क्या है कि यार ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखो, fx आपका जो यहाँ पे आउटपुट क्रिएट कर रहा है वो 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव आउटपुट ही क्रिएट कर रहा है। ये इन्होंने दिया है एंड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर आपको इमेजिन करना है। एंड आपको फर्दर यहाँ पे f(0), f(1), f(10), अब यहाँ पर क्या है, ये काफी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूअस वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कंटिन्यूअस वैल्यूज के बारे में तो बस यही इंफॉर्मेशन है कि हर एक वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, राइट? सो इफ आई वांट टू रियलाइज कि यार ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा होगा, देन वन गुड इमेजिनेशन कुड बी समथिंग लाइक दिस कि आपका ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहा है, राइट? लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया है कि आपके पास में जो 0 पे वैल्यू आ रही है, जो 1 पे वैल्यू आ रही है, जो 10 पे वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यूज हैं इनको अगर मैं नोटिस करता हूं तो एक जीपी की तरह आपको नजर आती है जहां पर कॉमन रेशियो आपका 1/5 है। ठीक है ना? मतलब 0 पे आपका जो वैल्यू है वो अगर इस पर्टिकुलर हाइट पे है ना, 0 डाल के अगर आपको इस हाइट पे वैल्यू मिलता है, सो 1 डाल के आपको हाइट 1/5 मिलेगी। हालांकि इस पर्टिकुलर फिगर में फिर से आप नोटिस कर सकते हो कि इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस कि आपकी हाइट 1/5 हो रही है, बट दैट्स फाइन, है ना? एक अच्छा आपको फिगर अगर प्लॉट करना हो देन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि चीजें बहुत सडनली यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी एकदम से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको यहाँ पे शोकेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट अस इमेजिन कि दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(1). फिर ऐसे ही आप यहाँ पे f(2) की अगर बात करते हैं तो f(2) में आपका फिर से यहाँ पर वैल्यू कम होता है, f(3) में आपका वैल्यू फिर से कम होगा। इस तरह से आपके वैल्यूज कम होते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड इन दी एंड फिर हमारे पास में यहाँ पे छोटे छोटे कुछ इस तरफ भी वैल्यूज आने वाले हैं। मान लेते हैं कि लास्ट जो आपके यहाँ पर वैल्यू है ये 1, 2, 3 ऐसा करते करते 9 और 10 तक जा रहा है। ठीक है ना? सो इफ दिस इज द काइंड ऑफ आउटपुट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना? इन आउटपुट्स के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेफिनेटली है। सो हम अगर इस इंटीग्रल के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, मतलब ये जो ग्रीन कलर का आपके यहाँ पे फिगर बन रहा है ना, हम उसके एरिया बाउंडेड की बात करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम थोड़ा आइडिया ही ले सकते हैं और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड आइडिया है रेक्टेंगल्स बनाने का उसको हम यूज करेंगे और बोलेंगे कि यार देखो 0 पे आपकी जो हाइट आई थी वो f(0) के बराबर थी। सो f(0) के हाइट का ही रेक्टेंगल इमेजिन कर लेते हैं, है ना? रादर देन बेसिकली क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर, आप f(0) हाइट का रेक्टेंगल इमेजिन करो। इतना आपका एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड होगा,
बट दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, हम अप्रोक्सीमेट तो बात कर ही सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगला वाला जो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं वो f(1) वाली हाइट का बना सकते हैं। अगेन आई विल हैव सम एडिशनल एरिया, बट दैट्स फाइन। ऐसे आप f(2) के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाओ, f(3) के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है ना। इस तरह से रेक्टेंगल्स आप बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया मिल सकता है, राइट। सो इस तरह से आप देखते जा रहे हैं कि आपके उसमें यहाँ पर जो है कुछ रेक्टेंगल्स की मदद से हम एरिया के ऊपर कुछ एटलीस्ट कमेंट कर सकते हैं। एंड हम ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके उसमें जो इस तरह का फिगर अभी हमने जनरेट किया है, इट इज सजेस्टिंग इन अ वे कि आपका ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर मैं रेक्टेंगल की मदद से ये जो एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो अगर देखता हूं तो वो ज्यादा ही निकल कर आएगा इसके कंपैरिजन में, है ना। आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल वैल्यू भी क्योंकि नजर आ रही है, मतलब ये कह सकता हूं कि ये जो भी इंटीग्रल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे यहाँ पे निकाल के बताना है, उससे बड़ी वैल्यू में निकालने के लिए कंफर्टेबल हूं, ठीक है ना। और उससे बड़ी वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, राइट। तो मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूं, ठीक है ना, सम करना चाहते हैं, ऑलराइट। कुछ रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करना चाहते हैं, तो एरिया कैसे आता है, विड्थ इंटू हाइट आता है। सो विड्थ अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो हर एक की विड्थ मैंने 1 के बराबर ही मान के चली है, राइट। और हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाले का जो हाइट है वो तो f(0) है, लेकिन अगले वाले का हाइट कितना हो जाएगा, f(0/5), है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉमन रेशियो के बराबर आपका यहाँ पे वैल्यू 1/5 है। सो f(0/5) आएगा, फिर f(0/5)² आएगा। तो इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, f(0/5) की पावर r, जहां पे r की वैल्यू आपकी 0 से लेके 9 तक जा रही है ना, 9 तक जाओ, क्योंकि 9 तक आते आते आपका यहाँ पे जो है लास्ट सेक्शन भी कवर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द फाइनल डिडक्शन जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट कैन बी डन, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप f(0) यहाँ से बाहर निकाल सकते हो सिग्मा के अंदर से, ठीक है ना। अगर आप f(0) बाहर निकालोगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो एक जीपी मिलेगी। जो जीपी आपको यहाँ पर मिलने वाली है उसके अंदर r की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 मिलेगा, है ना, फिर 1/5 मिलेगा, फिर 1/5² मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एक जीपी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो लास्ट अगर आपको यहाँ पे वैल्यू देखते हो तो 5 की पावर 9 आने वाला है, राइट। अगर आप इसको सम करते हो तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/5 है, एंड आपका नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 के बराबर है। नीचे आपका कितना आ जाएगा, 1 - 1/5 आ जाएगा, राइट। सो व्हाट यू कैन नोटिस इज कि आपके इसमें यहाँ पे ये जो 1/5 की पार्ट है ना, ये वैसे भी नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 0 के बराबर अगर मान लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पर वैल्यू कितना बनता है, ये कितना आ जाएगा, 4/5 के बराबर बनेगा। तो पलट के यहाँ पे 5 ऊपर जाना चाहिए, तो 5/4 टाइम्स ऑफ f(0) इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच वी कैन बेसिकली assume is the value of this particular integral, ठीक है ना। लेकिन ये डेफिनेटली ज्यादा ही है, जो भी आपका एक्चुअल आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो इस वैल्यू से तो कम ही आना चाहिए, ये हम यहां से देख पा रहे हैं, राइट। सो ये जो आपके उसमें f(0) के साथ में 5/4 मल्टीप्लीकेशन मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप यहाँ पे पहले वाले इंटरवल को देखते हो तो ये कहता है कि अच्छा 0 से लेके 2 टाइम्स ऑफ f(0) तक शायद आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर लाई करेगा, इस इंटरवल में कहीं ना कहीं आपका आंसर लाई करेगा। जबकि बी, सी और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि नहीं, आपके उसमें कम से कम 4 टाइम्स ऑफ f(0), कम से कम 8 टाइम्स ऑफ f(0), कम से कम 12 टाइम्स ऑफ f(0) तो वैल्यू बननी ही चाहिए। दिस डज नॉट मेक सेंस, है ना। आपका यहाँ पर जो एस्टिमेशन है वो ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस क्वांटिटी से छोटा ही होगा कुछ ना कुछ आई का वैल्यू, मतलब आपका ए ऑप्शन इस केस में फिर हम गारंटी कर सकते हैं कि इज द ओनली पॉसिबल चॉइस जो हमने सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। हम यहाँ पे इस बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि यार ये और बेटर हो सकता था आपका आंसर, रादर देन 2 टाइम्स ऑफ f(0) वो इस तरह का कोई यहाँ पर वैल्यू दे सकते थे 5/4 टाइम्स ऑफ f(0), बट दैट्स फाइन। अगर मैं यहाँ पे एस्टिमेशन करता हूँ कि आपकी जो एज है, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT पेपर, तो आपकी एज लगभग मुझे लग रहा है कि 18 साल के आसपास होगी, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 20 साल से कम होगी, ठीक है ना। तो मेरा एस्टिमेट अच्छा है, आपकी एज 20 साल से कम ही होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने एस्टिमेट में बोल दिया कि आपकी एज 25 साल से कम है तो वो भी ठीक ही है, मैं सेफ खेल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। मैं अगर सेफ खेलना चाहूँ तो थोड़ा सेफ ऐसा खेला जा सकता है कि आपकी एज 25 साल से कम है। वैसे यहाँ पर रादर देन सेइंग दिस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट 5/4 उन्होंने यहाँ पे 2 का इस्तेमाल कर लिया। सो ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर थोड़ा सा लेकिन ब्रॉड इंटरवल को यहाँ पे कवर कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, जहां पर आपको बेसिकली अपने रेक्टेंगल्स के एरिया का इस्तेमाल करके एरिया को एस्टिमेट करना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अब आपका एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर पढ़ के यहाँ पर जो है चीजें समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाहता है ना, दैट्स द ओनली पॉइंट। सो एम आपका यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है उसकी, एंड देन ये कह रहा है कि एक सेट अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो x1 x2 x3, राइट। सो वो क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, x1 x2 x3, ये बेसिकली बोल रहा है कि m के अंदर जब आप x1 x2 x3 मल्टीप्लाई करते हो और उसको इक्वल टू 0 0 0 करते हो, तो पहली बात तो सोचो कि यहाँ पे होगा क्या। 3x3 मैट्रिक्स है, जब आप x1 x2 x3 उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इसमें यहाँ पे इसका मतलब 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस जनरेट होने वाली है। 3 जो आपके इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पे जनरेट होंगी वो कैसी होंगी, होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी,
क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है वो सारे के सारे जीरो निकल कर आ रहे हैं, राइट। फिर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो वही सेम सेट किस चीज के बराबर है, वो इस सेट के भी बराबर है। तो अगर आप इस सेट के अंदर देखते हो तो आपके पास में फिर से x1 x2 x3 है, यहां पर भी x1 x2 x3 ही है, राइट। लेकिन यहां पे इन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि वो आंसर्स आपको क्या क्या मिल रहे थे। यहां पर आप सोचते हो कि आपकी जो इक्वेशंस बन रही है तीन वो कैसे नजर आएंगी, है ना, और यहां पे आप देख रहे हो कि उनके आंसर्स कैसे नजर आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप देखते हो तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यार देखो इन दोनों को कंपेयर करके पता चलता है कि आपका जो x1 है वो माइनस ऑफ x2 के बराबर है, और इन दोनों को कंपेयर करके पता चलता है कि आपका जो x3 है वो भी माइनस x2 के बराबर है। मतलब मैं अगर किसी एक पॉइंट की बात करता हूं विच इज बेसिकली x1 x2 x3 नाम का अगर कोई पॉइंट है यहां पे जो इस पर्टिकुलर केस में इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड डाउन एंड रिटन एज दिस, कि हम क्या कर सकते हैं x1 के प्लेस में माइनस x2 डाल सकते हैं, x2 के प्लेस में x2 ही रहने दो और x3 के प्लेस में भी माइनस x2 डाल सकते हैं, राइट। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 की वैल्यू अगर आप यहां पे लैम्डा ले लेते हो लेटर से, या x2 ही रहने दो, ठीक है ना। आप x2 को बार बार चेंज करते रहो तो आपके इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर बनते जाएंगे और वो हर एक कॉम्बिनेशन इस सेट के अंदर लाई करता है। मतलब आपके इसमें इन्फिनिटली मेनी आंसर्स यहां पे निकल कर आने वाले हैं, राइट। सो ये कहता है कि आपके इसमें एक होमोजेनस साइमल्टेनियस इक्वेशन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये कहता है कि आप जब सॉल्व करते हो तो आपको इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। 1 डाल दिया तो -1 1 -1, 0 डाल दिया तो 0 0 0, है ना, 0 0 0 तो होमोजेनस को सेटिस्फाई करता ही है। 10 डाल दिया तो -10 10 -10, है ना। इस तरह के आपके यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात चल रही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होमोजेनस के अंदर तो आपको क्या करना पड़ता है, जो अवेलेबल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 है इस बात की गारंटी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाट दे आर आल्सो आस्किंग कि ये जो आपका m है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 डिटरमिनेंट हम गारंटी कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0, है ना। ये इंप्लाई करता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, ये इंप्लाई करता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डेल्टा का वैल्यू आपका 0 होना जरूरी है, ठीक है ना। सो ये इसका सॉल्यूशन है। अगेन देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व। ये जो भी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको लिख के बताई हैं ये समझाने के लिए लिख के बताइए, अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, है ना। होमोजेनस है, सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं होमोजेनस में, मतलब डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। डायरेक्टली ओरली भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को मार्क एक्चुअली कर सकते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज अ प्रीटी इजी वन, आई होप सभी बच्चे यहां पर इसको कर पाएंगे। व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन विद फिक्स्ड रेडियस। व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है, ठीक है ना। तो पूरा फोकस अपना कहां पे रखो, आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखो, इसके सेंटर का लोकस बताना है, ठीक है ना। इस सेंटर के लोकस का अगर डिस्कशन करना है तो इसी को h, के हम बोल सकते हैं। लेकिन ये कहां से पास करता है, ये कहां से पास कर रहा है, ये तो बेसिकली आपके ओरिजिन से ही कहीं से पास कर रहा है। ओरिजिन मतलब क्या हो गया, 0 0 हो गया। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है इसका मतलब मैं गारंटी किस बात की ले सकता हूं कि यार ओरिजिन हमेशा ही सर्कमफरेंस पे लाई करेगा, एंड गिवन दैट कि मैंने यहां पे एक फिक्स्ड रेडियस तो ऑलरेडी ले रखा है ना। फिक्स्ड रेडियस हमने यहां पर लेटर से r के बराबर लेकर रखा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि OC का वैल्यू हमेशा आपका कितना आना चाहिए, r के बराबर आना चाहिए। और OC का वैल्यू मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर आपके इसमें h - 0 का होल स्क्वायर एंड k - 0 का होल स्क्वायर, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लिया जो r के बराबर होना चाहिए। स्क्वायरिंग कर लोगे तो आपको यहां पर मिलेगा x² + y² = r² विच इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। तो यहां पर ये जो आपका लोकस ऑफ सेंटर है वो एक सर्कल क्रिएट करेगा। लोकस ऑफ सेंटर एक सर्कल क्रिएट करने वाला है जहां पे सेंटर आपका ओरिजिन ही है, और इस तरह से यहां पर ये सर्कल आपका बन जाएगा, राइट। सिंपल है। फोर्थ अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बी द रियल नंबर, ओके। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैराबोला दिस एंड द पेयर ऑफ लाइंस दैट। सो यहां पर पेयर ऑफ लाइंस बोल दिया इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके क्लियरली दिख रहा है कि एक लाइन y = 1 है और एक लाइन y = -1 है। अंडर रूट ले लो दोनों साइड, ठीक है ना। सो मतलब मेरे पास में जो स्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट होगा वो कैसा है, द स्ट्रक्चर दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर इज बेसिकली दिस, x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है ना। एंड देन आई ऑल्सो हैव y = 1 समवेयर एंड आई हैव y = -1 समवेयर, ठीक है ना। तो इसके साथ में इस पर्टिकुलर पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे ये हमें क्लियरली निकाल के बताना है, यही हमारा सवाल है, ठीक है ना। सो पैराबोला आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक पैराबोला है, तो हम जानते हैं कि यार ये बेसिकली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनने वाला है, राइट। सो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कहां से बनने वाला है, लेट से अगर आप कहते हो कि अच्छा इसका जो वर्टेक्स है वो यहां कहीं है, तो वर्टेक्स अगर यहां कहीं है तो फिर आपके इसमें 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, समझो 1 2 3 4।
अगर आप बोलते हो नहीं वर्टेक्स यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो वर्टेक्स है तो आपके इसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे। लेकिन आप कहते हो कि नहीं वर्टेक्स यहाँ कहीं है, तो आपके इसमें एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। मतलब बेसिकली आपका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है, बस इसी की तलाश करना जरूरी है। आपका जो ये पर्टिकुलर पैराबोला बनेगा उसका लोअर मोस्ट मिनिमा वाला पॉइंट कितना है ना, वाई मिनिमम कितना है, दैट विल गारंटी आवर आंसर। तो वाई मिनिमम निकालना अगर टारगेट है, सो आप डिफरेंशिएशन कर लो इसका, है ना। आई गेस दैट वुड बी द इजीएस्ट वे आउट। आप यहाँ पे वाई डैश अगर निकालते हो तो कितना हो जाएगा इसका 2x प्लस 4 साइन अल्फा इक्वल टू 0 करने के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 साइन अल्फा। सो -2 साइन अल्फा पे आपका जो y का वैल्यू है वो कितना है, y एट x इक्वल टू -2 साइन अल्फा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज y मिनिमम, ठीक है ना, y एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर आपको डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, ठीक है ना। सो y मिनिमम जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इनपुट डालते हैं तो इसका स्क्वायर करके 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे -2 साइन अल्फा अगर डलता है तो -2 इसके साथ में मल्टीप्लाई करके -8 साइन अल्फा इसके साथ में मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर अल्फा, एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 6, है ना। तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली 6 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग निकाल सकते हैं एंड 4 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 1 - साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा विच इज बेसिकली कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया आपका 2 + 4 कॉस स्क्वायर अल्फा विच गारंटीज कि आपका मिनिमम वैल्यू जो है, आप अल्फा की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 से तो बड़ा वैल्यू यहाँ पे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और 2 से बड़ा वैल्यू तो काफी ऊपर हो गया, ये तो हाइट ही आपकी 1 के बराबर है, ये आपकी -1 है, ये आपका 0 है। 2 मतलब कहां है, यहां कहीं है, और इसके भी ऊपर कहीं लेना है, या तो इस हाइट पे पकड़ो अपने मिनिमम वैल्यू को, वर्टेक्स को, या फिर उसके भी ऊपर पकड़ो। तो ऐसा कुछ अगर आप यहाँ पे लेटर से बनाने की कोशिश करते हैं अपना पैराबोला, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों डॉटेड लाइंस के साथ में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए 0 यहां पर आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, बस विजुलाइज करो कि यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है आपके यहाँ पे डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए, है ना। आप कहां पे अपना पैराबोला है वो लोकेट करना चाहते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 3D ज्योमेट्री का एकदम ही स्टैंडर्ड सवाल है। हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। फिर cos 2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर बीटा -1, एंड यहां पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1, ठीक है ना। सो ये सारे टर्म साथ में लेते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, वी ऑल नो कि यार ये 1 के बराबर होता है, एंड -3 अलग से लिखा हुआ है। सो ओवरऑल आपका यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 - 3 मतलब -1 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस वॉज अ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन। बस इतना सा पता होना जरूरी है कि आपका यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर्स का एडिशन है 1 के बराबर आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट अगेन पी एंड सी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए आपके जो प्राइम फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन है उसके जो पावर्स हैं उनकी मदद से डायरेक्टली आंसर निकलता है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना होता है यहाँ पे, पहले प्राइम नंबर की पावर +1 इंटू दूसरे प्राइम नंबर की पावर +1, बस यही करना होता है, ठीक है ना। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 200 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। दिस वन वाज प्रीटी इजी वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, बट देन जब पहला थॉट जो है इस क्वेश्चन के लिए वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो कि सपोज द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा इज गिवन टू अस एज म्यू एंड सिग्मा आफ्टर इंक्लूडिंग वन मोर डेटा वैल्यू x10। पहले 9 तक था, अब आपने 10 वैल्यूज बेसिकली अब इसके अंदर डाल दिए हैं। आफ्टर इंक्लूडिंग वन मोर डेटा वैल्यू x10 द मीन ऑफ द डेटा रिमेन्स म्यू, चेंज नहीं करता है, पहले भी उतना ही था, म्यू के बराबर था, अभी भी म्यू के बराबर ही है, राइट। सो इनिशियल थॉट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूड कर रहा हूं तब भी यहां पे मीन का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप यहां पे जो x10 ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू भी म्यू के ही बराबर है। ये तभी हो सकता है जब आपने मीन के बराबर ही वैल्यू ऐड कर दी है, राइट। तो आपका डेटा का एवरेज वहीं रह जाएगा क्योंकि वो खुद भी आ रहा है तो उसी वैल्यू पे बेसिकली निकल कर आ रहा है, राइट। सो अब हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि आपके पास में जो x10 है वो तो म्यू के ही बराबर है, राइट। अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा, मतलब जब मैंने 10 यहाँ पे डेटा पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यार देखो आपने जो ओरिजिनली यहाँ पे वेरिएंस बनाया है, ठीक है ना,
स्टैंडर्ड डिविएशन हालांकि उन्होंने दिया, लेकिन हम स्क्वायर करके बात करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा ईज रहता है, हमें अंडर रूट नहीं लगाना पड़ता। तो वेरिएंस जो आपका फॉर्मूला होता है उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन आती है कि हम सारे के सारे वैल्यूज का सिग्मा करते हैं, स्क्वायर करके सिग्मा करते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, एंड देन माइनस जो मीन होता है उसके स्क्वायर से भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन उसका करवाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 9 माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्लैरिटी के लिए और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पे जो i का वैल्यू है ये कहां से कहां तक जा रहा है, इनिशियली 1 से लेके 9 तक ही जा रहा है, इनिशियली 1 से लेके 9 तक ही जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको म्यू स्क्वायर को इस तरह भेजो, 9 से मल्टीप्लाई करो। सो आपका यहाँ पे जो सिग्मा xi स्क्वायर का वैल्यू है, जहां पे आप i की वैल्यू 1 से लेके 9 तक लेके जाते हो, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर, राइट। अब ये तो हो गया हमारा अभी का डिस्कशन कि यार कैसा आपका यहाँ पे अरेंजमेंट रहा होगा म्यू स्क्वायर तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब आपने एक्स्ट्रा डेटा क्योंकि ऐड कर दिया है, तो फिर से आप यहाँ पे एक नया वेरिएंस निकालना चाहते हो, है ना, नया वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो उसको सिग्मा स्क्वायर एन बोल देते हैं, राइट। और नए वेरिएंस के अंदर क्या होगा, ये जो सारे आपके यहाँ पे xi स्क्वायर्स हैं ये तो आएंगे ही आएंगे, राइट। जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रही है, ये तो वैल्यूज हैं हमारे पास में, देखो यहां से लेके यहां तक के, लेकिन अब एक्स्ट्रा x10 भी आएगा स्क्वायर में ऐड होने के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू स्क्वायर के बराबर आएगी, है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू क्योंकि आपने वो इस्तेमाल करी है। अब डेटा पॉइंट्स आपके 10 हो चुके हैं, तो डिवीजन में 10 आएगा, पहले यहाँ पे 9 आया था, अब 10 आएगा, एंड माइनस जो मीन अब नए ऑब्जर्वेशन का बना है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन नया ऑब्जर्वेशन का मीन भी आपका म्यू के ही बराबर है, इसलिए यहाँ पे म्यू स्क्वायर आप लिखोगे। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि हम रिप्लेस कर सकते हैं इस डेटा पॉइंट को, ये जो आपका पूरा इंफॉर्मेशन है इसको इस वैल्यू से रिप्लेस करवा दो, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे जो सिग्मा एन स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सिग्मा स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर एंड प्लस 1 मोर म्यू स्क्वायर एंड डिवीजन में 10 एंड माइनस कितना आ गया, म्यू स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो म्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है थ्रू आउट, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा 9/10 के साथ में सिग्मा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 10 म्यू स्क्वायर अपॉन 10 म्यू स्क्वायर अपॉन 10 एंड माइनस म्यू स्क्वायर अलग से है ना, तो ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, नया स्टैंडर्ड डिवीजन बताना चाहते हैं, तो दैट इज सिग्मा। सो दोनों साइड अंडर रूट ले लूं, तो सिग्मा एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/√10 के साथ में सिग्मा, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, हालांकि फॉर्मुलेस तो वही वाले इस्तेमाल हो रहे हैं जो स्टैंडर्ड हम याद करते हैं पहला, लेकिन स्टेप इसके अंदर अच्छा है कि आपको ये इमेजिन करना है कि आपका x10 एक्चुअली मीन वैल्यू के ही बराबर होना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट द सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्लोइंग, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चल रहा है। अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में जैसे होता है इजी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है विड्थ क्वेश्चन का ज्यादा दिखता है, बट सवाल इससे डिफिकल्ट नहीं होता है ना। अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको आंसर निकालते आ जाएगा। कंसिडर 3 बायस्ड कॉइन्स, बायस्ड कॉइन है मतलब हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 2/3, ठीक है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग द 3 कॉइन्स 1 by 1, एक एक करके आप यहाँ पे तीनों कॉइन्स को टॉस करोगे, ठीक है ना। और क्योंकि 3 अलग अलग कॉइन्स है तो आप यहाँ पे एक साथ भी फेंक दोगे तो भी उसका मतलब तो सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। एक एक करके फेंको, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई क्या है इवेंट, एटलीस्ट 2 हेड्स शो अप, कम से कम 2 हेड्स तो आपको दिखाई देना चाहिए, है ना। तीनों एक बार मैंने थ्रो कर दिए तो मुझे यहाँ पे अब 2 हेड्स नजर आ रहे हैं, दिस इज इवेंट ई। अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि देखो इवेंट ई हो गया, ठीक है ना। और फर्स्ट कॉइन शोज टेल, अगर मैंने तीनों को टॉस किया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करके अगर सबसे पहला वाला जो आपका टॉस था वो अगर टेल क्रिएट करता है तो हम बोलेंगे कि इवेंट एफ हो गया है, राइट। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने का तरीका वैसे तो ये हो सकता है कि आप बोलो कि यार प्रोबेबिलिटी ई की अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपको पता ही है ना कि पहले तो टेल आ ही चुका है फर्स्ट थ्रो में, और अब आपको ई करवाना है, और ई का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 2 हेड्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 ही तो चांस बताएं आपके पास में, मतलब आगे के जो दोनों चांसेस हैं उसके अंदर आपको क्या चाहिए, उसके अंदर आपको हेड्स ही चाहिए। तो हेड आने के चांसेस 1/3 है ना, तो सेकंड वाले में भी हेड चाहिए 1/3 और थर्ड वाले में भी हेड चाहिए 1/3, 1/3 इंटू 1/3 आप डायरेक्टली यहाँ पे 1/9 इस तरह से आंसर बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्मुला भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आप ये कहते हो कि अच्छा ठीक है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई ई और एफ दोनों होना चाहिए, मतलब क्या है पहले वाले पे टेल आना चाहिए एंड देन आगे दोनों हेड्स आना चाहिए। सो बेसिकली टेल हेड हेड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। सो टेल मतलब क्या है 2/3 एंड देन हेड हेड मतलब क्या है 1/3। लेकिन नीचे डिवाइड कैसे करना है कि आपको फर्स्ट वाले में क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले में टेल के चांसेस क्या है 2/3 है, राइट। सो ये 2/3 कैंसिल करवा के भी आंसर तो देखो आपका सेम ही आएगा 1/9,
लेकिन अगर आप यहाँ पे बात को समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रही है, तो आप ओरली भी यहाँ पर जो बिना फॉर्मूले के भी अपना आंसर 1/9 बता सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू e रेज़ टू x, which of the following differential equation has y equal to e raised to x as one of its particular solutions, right? क्वेश्चन थोड़ा बेटर होता अगर यहाँ पे हम e raised to x की जगह e raised to 2x भी कर देते तो भी थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बेटर हो सकता था, लेकिन e raised to x देखिए बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्योंकि y डैश जो है उसके प्लेस में भी e raised to x ही लिखना चाहते हो, जो आपका y डबल डैश है उसके प्लेस में भी e raised to x ही लिखना चाहते हो, ठीक है ना। सो वेरेवर वी सी दीज थ्री वैल्यूज जस्ट रिप्लेस दैट विद e raised to x एंड चेक कि कौन से वाले ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा, ठीक है ना। किसी भी एक ऑप्शन को उठा के आप यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन के LHS को उठा के आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे। लेट से मैं ऑप्शन ए को स्टार्ट कर देता हूँ। चेक तो आपको एक एक करके करना ही पड़ेगा, है ना, बट कुछ है नहीं इसके अंदर चेक करने के लिए भी। y दिख रहा है तो y की जगह e raised to x डालना है, d2y/dx² दिख रहा है तो डबल डैश की जगह भी e raised to x ही डालना है, माइनस e raised to x दिख रहा है तो e raised to x ही लिखना है, dy/dx दिख रहा है तो उसके प्लेस में आपको e raised to x डालना है, राइट। फिर यहाँ पे y² दिख रहा है तो y की जगह e raised to x डालना है, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो क्या है e raised to 2x है जो आपके RHS से मैच करता है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते थे, है ना, चेक करना कोई खास मुश्किल काम नहीं होता। और भी एक चीज आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि आपके इसमें जो वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, वो तो सबके सब क्या है, वो तो सबके सब यहाँ पर एक्जैक्टली मैच कर रहे हैं, बस प्लस माइनस का यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ है और RHS में वैल्यूज इन्होंने चेंज करके लिखी हुई है, तो इट विल बी इजी टू चेक अदर ऑप्शंस आल्सो, अगर आपने स्टार्ट ए ऑप्शन से नहीं किया कहीं और से किया है तो। सो क्वेश्चन अगेन रिमेन्स इजी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड निकालना है आपको, ठीक है ना। अब हर बार यहाँ पे कोई स्केच यहाँ पर ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार यहाँ पे सीधे सीधे इंटीग्रेशन किस चीज का होने वाला है, राइट, सो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन वाला स्टेप भी लिख सकते हो, ठीक है ना। x इंटू e raised to x² का ग्राफ कैसे होगा मुझे नहीं पता, है ना, बट उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा मुझे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एरिया कैसे बन रहा होगा, ठीक है ना। मैं x की वैल्यू को 0 से लेके 1 तक लेके जा रहा हूँ, x की वैल्यू को 0 से लेके 1 तक अगर मैं लेके जाऊंगा तो आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। स्केच वैसे नहीं बनाने की जरूरत है, बट थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। 0 अगर डालूंगा तो कितना हो जाएगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में 0 डालूंगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। एंड इस फंक्शन में अगर मैं 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से बेसिकली आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राफ बनने वाला है जहाँ पे एरिया बाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है जरूरत, है ना, बस ये रियलाइज करना कि हाँ सारी चीजें पॉजिटिव हैं 0 से लेके 1 के अंदर। सो जस्ट इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विल गिव यू द एरिया बाउंडेड बिटवीन 0 एंड x इंटू e raised to x², ठीक है ना। 0 क्या है बेसिकली, y इक्वल टू 0 मतलब आपका x एक्सिस है, ठीक है ना। सो ये एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं, मतलब हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सीधे सीधे 0 से लेके 1 तक x e raised to x² dx, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे सबसे पहले स्टेप में, राइट। सब्स्टिट्यूशन विल बी व्हाट कि x² इज इक्वल टू t, ताकि आप यहाँ पे 2x dx को dt से रिप्लेस कर पाओ। सो 2 अगर नहीं दिख रहा तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दिख रहा है 2, अब अगर 2 दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 1/2 के साथ में आपने 2x dx के प्लेस में तो dt डालना है और e raised to t हो गया। सो e raised to t dt का इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ पर आपका टास्क बनता है। एंड लिमिट भी अगर आप देखते हो तो 0 से लेके 1 तक की ही लिमिट यहाँ पर आपकी डल रही है, राइट। सो बस आपका ये काम करते से ही आंसर आ जाएगा। बताओ जरा, है ना, समझ में आ रही बात। अगर आप e raised to t का इंटीग्रेशन करते हो तो e raised to t ही आता है, लिमिट अगर डालोगे तो e raised to 1 एंड e raised to 0, तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, e - 1 का आधा, e - 1 का आधा, है ना। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 10th क्वेश्चन का करेक्ट निकल कर आ रहा है। 11th क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका LPP का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। एंड आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये अप्रोच बिल्ड होती है ना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर कि क्या करना है तो ही दिक्कत है, अदरवाइज तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो हमें किसी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। सो मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ पर कहाँ बनती है, जो भी आपके यहाँ पे एरिया आता है, अलाउड एरिया जो आपके यहाँ पर आता है, उसके उस पर्टिकुलर फिगर के जो वर्टिसेस होते हैं उनके ऊपर आपके यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के वैल्यूज बनते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक सा नॉलेज है जो हमें यहाँ पर होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर प्लॉट बनाना जरूरी है। एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अलाउड रीजन जो आपके पास में आ रहा है कंस्ट्रेंट्स की मदद से, उनके वर्टिसेस कहाँ कहाँ हैं उनको हमें यहाँ पे नोटिस करते आ जाएगा। सो लेट अस डू दैट। अगर पहले वाले को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू 0 डाल के y की वैल्यू 5 एंड देन y की वैल्यू 0 डाल के x का वैल्यू 10, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक लाइन बनना चाहिए। ये लाइन बना लेते हैं ऐसा कुछ कि यहाँ पे y की वैल्यू 5 लेकिन x का वैल्यू 10 बनने वाला था, राइट। ये हो गया आपका कितना 10,0, ये हो गया आपका 0,5, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव एज अवर
इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। इनको लेकर ही मैंने, क्योंकि यहां पर ये बनाया है ना ग्राफ, इसलिए मैंने इनको पहले से प्लॉट करके रख लिया है। ऑलराइट, अच्छा, फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला कंस्ट्रेंट है उसको अगर मैं देखता हूं तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 2 बना लो। सो x प्लस वाई इक्वल टू 2 विल बी अ लाइन विच विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। 2 पे इंटरसेक्ट करेगी एंड 2 पे इंटरसेक्ट करेगी एंड इस तरह से ये बन जाएगी आपकी लाइन, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आगे आप देख सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 भी आपको देख रखा है। सो वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ, ठीक है ना। सो जो भी डिस्कशन चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा चलने वाला है। दिस पॉइंट इज बेसिकली हाउ मच, दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,2, राइट, डन है। ऑलराइट, सो एरिया यहां पर कौन सा बन रहा है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो आपका लाइन है x प्लस वाई, उसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है, सो y हैज टू बी ग्रेटर देन दैट, है ना, तो यहां से ऊपर जाएंगे एंड यहां पे लेस देन का साइन लगा है, मतलब y हैज टू बी लेस देन दैट, तो इस लाइन के नीचे आना रहेगा। तो अगर आप इस रीजन को देखते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो रीजन बन रहा है दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमारे इस फिगर के जो कि क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसके वर्टिसेस कहां पर है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके उसमें बेसिकली निकलते हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर आप चाहो तो कुछ नाम दे सकते हो, लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट डी हो गया, ठीक है ना। सो ए बी सी डी पे आपको बस यहाँ पर ये जो अपना z फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है और वो जो आपका टेबल बनेगा उसके अंदर से जो छोटी वैल्यू है उसको आपको पिक करना है, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सिंपली क्रिएटिंग अ स्मॉल टेबल फॉर z is basically what, x minus y, right. So we want to calculate what is the value of z at point A, what is the value of z at point B, what is the value of z at point C and what is the value of z at point D, ठीक है ना। so मतलब x minus y करना है ना, तो x minus y करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना, यहाँ पे आपका 10 आएगा x minus y करके, यहाँ से x minus y करके आपको -5 मिलेगा एंड यहां से x minus y करके आपको -2 मिलेगा, ठीक है ना। सो मिनिमम कहां पर लग रहा है आपको, यहाँ पे लग रहा है ना, दिख रहा है मिनिमम कौन सा है, -5 आपका मिनिमम है, तो यही बेसिकली आपका मिनिमम वैल्यू बनता है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑलराइट। सो मतलब -5, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट बनने वाला है, डन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आपको यहाँ पे px दिया है विच इज अ क्वाड्रेटिक, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में b और c रियल है और 1 पे और -1 पे आपको वैल्यू दे रखी, तो b और c आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और फिर आगे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब आपको यहाँ पे फोकस वैसे किस पे करना है, c पे ही फोकस करना है। जो भी आपका c का वैल्यू निकलेगा वही आपका हो जाएगा अल्टीमेटली फाइनल आंसर भी, ऑलराइट। सो हमारे यहाँ पर जो p ऑफ 1 है वो क्या बनेगा, p ऑफ 1 का मतलब है कि आपने 1 डाल दिया तो इसके अंदर 1 + b + c बन रहा है जिसकी वैल्यू 5 के बराबर है एंड -1 डाल के क्या बनेगा, -1 डाल के आपका 1 - b + c बन रहा है जिसकी वैल्यू 3 के बराबर है। बढ़िया हो गया एकदम, बहुत ही शानदार इक्वेशन है। अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 + 2c = 8, तो 2c = 6, मतलब यहां से c का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है ना। c ही आपका आंसर था ना, ये तो हम डिकोड कर चुके हैं कि जो c है वही आपका फाइनल आंसर भी है, b निकालने की यहाँ पे जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आपको बात यहाँ पे क्योंकि करनी है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जहां पर आपको बेसिकली fx दिया है कि ये इनपुट लेता है -1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है ना। fx इनपुट लेता है -1 से लेके 2 के बीच में, आउटपुट कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है हमें, लेकिन हमें यह पता है कि यार ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे नजर आता है। सो डेरिवेटिव हमें देख रखा है, हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी देख रखी है और फिर हमें क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स डज f ऑफ 1 लाई। अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक काम तो ये कर सकते हो जो कि नहीं करना चाहिए वैसे, कि आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। तो अगर इंटीग्रेट ही कर लोगे तो आपको फंक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c आएगा उसको फाइंड करने के लिए भी डेटा आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यू कैन एग्जैक्टली टेल कि फंक्शन fx आपका क्या है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट फंक्शन निकालते हो तो आपको f ऑफ 1 की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपकी मिलती है तो वो ज्यादा एफर्ट नहीं होगा आपके साइड से, क्योंकि इन्होंने तो केवल इंटरवल ही पूछा था, तो आपने इतनी मेहनत करके एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकाला। क्या ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये डिकोड कर पाऊं कि यार ये किस इंटरवल में लाई करने वाला आपका वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लियरली ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरा इनपुट केवल और केवल अलाउड ही -1 से लेकर 2 के लिए है, अगर -1 से लेकर 2 के बीच में मेरा यहाँ पे इनपुट अलाउड है, तो इन सभी वैल्यूज पे आप नोटिस कर सकते हो कि आपके इसमें जो f' है वो नेगेटिव ही आ रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे x² - 5 में देख सकते हैं कि ये फैक्टराइज कैसे होगा, -√5 + √5 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है ना। -√5 + √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग एंड -2 पॉइंट समथिंग पे जाके ये बेसिकली डिनोमिनेटर आपका 0 होने वाला था, यहाँ पे कहीं एंड यहाँ पे कहीं पीछे की साइड,
ठीक है ना, लेकिन हम उसके बीच में ही कहीं ना कहीं हैं। सो एवरी पॉइंट विच इज इन बिटवीन -√5 एंड +√5 क्या होगा, स्क्वायर करने पे वो 5 से छोटी वैल्यू जनरेट करेगा। तो 5 सब्ट्रैक्ट करके आपके इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव बनेगा, मतलब ओवरऑल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव बनेगा। ओवरऑल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव बना है, मतलब आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो फंक्शन आएगा वो एक हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, राइट। सो व्हाट इज द लॉजिक फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, कि फॉर x बिलोंगिंग टू, जो कि यहां पे दिया हुआ है क्लियरली, फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से लेके 2, fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव हमें दिख रहा है। सो आपका अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्लियर है कि 1 पे जो भी आंसर आएगा वो 0 वाली वैल्यू से तो छोटा ही आएगा ना यार। डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा ही होता है ना, 1 पे जो वैल्यू है ना, वो जितनी हाइट की है, 0 वाली वैल्यू उससे ज्यादा हाइट की थी, राइट। और 0 वाली वैल्यू क्योंकि आपको 0 बताया तो आप यहां से डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका f(1) इसका मतलब <0 होना चाहिए। <0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब आपका -∞ से लेके 0 वाला इंटरवल एक्चुअली करेक्ट है। पॉजिटिव इंटरवल जो बी, सी और डी में दिए ये तो एकदम ही गलत है ना। आपका f(1) हमेशा ही 0 से छोटा होने वाला है, बस यही इसका सॉल्यूशन था। एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड कर सकते हो लेकिन करना नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, दैट इज द मेन ट्रिक। 14 क्वेश्चन में फिर से आपका यहाँ पर जो डिस्कशन है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डिक्रीजिंग दिया था, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल की मदद से एरिया फाइंड किया था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन है, यहाँ पर भी मोनोटोनिसिटी डिस्कशन है। सो ऐसा वेटेज कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रख के पेपर बन रहा है ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि पूछने के लिए तो हमारे पास में और भी कई सारी चीजें थी, है ना। मैक्सिमम मिनिमम पे भी काम कराया जा सकता था, या फिर आपके और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर बातें पूछी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि हो सकता है किसी एक चैप्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर इनफैक्ट लेकिन आपका जो सवाल है ये आंसर करने के लिए आप तो sin 3x का ग्राफ ही बना सकते हो। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव से भी काफी इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको sin 3x लेकिन अगर बनाते ही आ गया तो फिर तो ये क्वेश्चन एकदम पहली बार में ही सॉल्व हो जाएगा, राइट। sin 3x का जो आपका ग्राफ है मुझे बताओ कि कैसा होता है, एंड ज्यादा लंबा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्कशन ही 0 से लेके π/2 में करना है, ठीक है ना। तो चलो 0 से लेके π/2 में डिस्कशन करना है, मैं तो 0 से लेके एक साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं, है ना, साइन की एक साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं। तो साइन की एक साइकिल अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो ये साइन की साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। लेकिन ये sin x नहीं है, sin 3x है, तो बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो मार्किंग्स है वो चेंज होंगी, ठीक है ना। सो ये वाली जो आपकी मार्किंग है तो 0 है, लेकिन क्या ये पाई है, क्या ये 2π है, नहीं। आपके यहां पर जो कंप्लीशन होगा वो 2π/3 पे ही हो जाएगा। जब आप इसके अंदर 2π/3 डालते हो तो 3 कैंसिल करके साइन को 2π देता है, तो साइन 2π वाला जो काम है वो एक्चुअली 2π/3 पे कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। सो 2π/3 तक अगर मैं गया हूं, मतलब ऑलरेडी मैं रिक्वायरमेंट से आगे तक का एक्स्ट्रा काम कर चुका हूं, इसके आगे जाने का बिल्कुल सेंस बनता नहीं है, ठीक है ना। हमें π/2 तक का ही डिस्कशन करना है। नाउ इफ दिस इज 2π/3 तो इसका जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा आपका π/3, उसका जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा आपका π/6, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा आपका π/2, राइट। सो दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस ऑन। हमें अगर 0 से लेके π/2 में डिस्कशन करना है तो यहीं पे आके एक्चुअली आपकी जो बात है वो रुक जानी चाहिए, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। π/2 डाल के आप यहाँ पे देख सकते हो क्या वैल्यू बन रही है, -1 वैल्यू बनेगी क्योंकि sin 3π/2 बनेगा। सो ये बेसिकली -1 पे जाके रुक रहा है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि ये डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा, π/6 से लेके π/2 में डिक्रीज करेगा। π/6 से ही ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो डिस्कशन आप देख पा रहे हो π/4 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 के आगे का डिस्कशन बेसिकली ये करना चाहता है, ठीक है ना। सो π/4 कहां लाया करेगा, उसमें कोई हमें शक नहीं है कि यार π/4 तो आपका है ना 45 डिग्री 30 और इसके बीच में कहीं ना कहीं लाया करेगा। सो दिस इज वेयर द डिस्कशन इन ऑप्शंस वी कैन सी कि स्टार्ट हो रहा है। यहां के आगे का डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, और यहां से आगे का जो डिस्कशन है अगर आप π/2 तक चले भी जाते हो तो भी आप कंप्लीटली डिक्रीजिंग सेक्शन में ही तो हो। आपका पूरा का पूरा सेक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं हो रहा कि π/3 पे कुछ चेंज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। π/3 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है, लेकिन हमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमें पूछा जा रहा है कि इंक्रीज का कर रहा है, डिक्रीज का कर रहा है, तो यार पूरे इंटरवल में डिक्रीज ही कर रहा है। डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके हम ये चीज देख सकते हैं, तो इससे बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। और ऐसे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं तो ये भी कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है आपका, क्योंकि हमें पता होता है कि कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस खुद एक इवन फंक्शन है, तो कॉस के अंदर मॉड ला के एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका कॉस के अंदर मॉड का अगर कोई मतलब नहीं होता तो ये cos x ही है, और अगर ये cos x है तो ऑब्वियसली cos x तो 0 पे डिफरेंशिएबल होता ही है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे लेकिन थोड़ा और अच्छे से देखना चाहें, है ना, इफ यू जस्ट डोंट वांट टू टिक आउट
द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहाँ पर बाकी सब ग्राफ्स को भी एनालाइज करके देख सकते हो, ठीक है ना। हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, चारों के ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ। बाकी तो यहाँ पर देखो आपका जो सवाल है वो है तो डायरेक्टली टिक करने वाला है, ठीक है ना, कि आपका जो कॉस के अंदर मॉड इन्होंने लगाया है वो अननेसेसरी है एकदम, ठीक है ना। इनफैक्ट इस पे बेस्ड जेई में भी काफी बार सवाल आते हैं जहां पर हमें पहला स्टेप यही करना होता है कि वो मॉड को हटा के बात करनी होती है, ठीक है ना। सो अगर मैं लास्ट वाला ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना, कि वाला जो आपका ग्राफ आता है ये इस तरह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है, कहां पे, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है, ठीक है ना। तो इसको तो हम यहाँ पे सिलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात बोली है, ठीक है ना, तो ये तो आउट हो गया। ये जो आपका ग्राफ है ना, ये आप पहले सोचो कि यार ग्रेटर देन 0 अगर मैं इनपुट लेता हूं तो क्या बनेगा, रूट एक्स बनेगा, एक्स की पावर हाफ। तो रूट एक्स कैसे बनता है, तो रूट एक्स आपका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, राइट। बट मॉड लगाने से क्या हो गया है, मॉड लगाने से बेसिकली आपने इसको एक इवन फंक्शन बना दिया है। -1 डाल के वही आंसर आएगा जो +1 डाल के आ रहा है ना। 10 डाल के वही आंसर आएगा जो -10 डाल के आ रहा है, राइट। मतलब ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, राइट। तो अगेन यहाँ पे आपको शार्प टर्निंग दिखाई दे रहा है। एंड इनफैक्ट साइन ऑफ मॉड एक्स के साथ भी सिमिलर दिक्कत आती है कि अगर मैं राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाता हूं तो देखो राइट हैंड साइड में मॉड ओपन करके आपको तो एक्स ही मिलने वाला है, मतलब साइन एक्स ही बनाना है। तो साइन एक्स अगर आप बनाते हो तो साइन एक्स तो ऐसा बनेगा आपका वेव, लेकिन अब क्योंकि मॉड लगाने से आपने इसको इवन फंक्शन बना दिया है ना, +π/2 डाल के -π/2 डाल के सेम ही आंसर आएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। तो क्योंकि इवन फंक्शन बन गया तो वाई के एक्सिस के अबाउट जैसे आप यहाँ पे सिमेट्रिक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो, अगेन यहाँ पर क्या दिक्कत है, जो सेम दिक्कत मॉड में भी थी, थर्ड ऑप्शन में भी थी, सेकंड ऑप्शन में भी वही दिक्कत आपको मिल जाती है, राइट। नाउ कॉस के ऊपर मॉड लगा के होता क्या है कि अगर आपने पॉजिटिव के लिए बनाया ग्राफ तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ आपका ऐसा बनता है, और इसी को अगर आप यहाँ पे इवन बनाने के लिए क्या करते हो, मॉड लगा दिया, इसलिए इसी की परछाई इस तरफ बनानी है, इमेज बनानी है इस तरफ, तो पूरा कंप्लीट कॉस एक्स ही ग्राफ बन जाता है। जो हम यहाँ पे पहले से कह रहे हैं कि कॉस के अंदर मॉड लगाने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप अगर बिना मॉड लगाए भी कॉस का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, और मॉड लगा के बनाओगे तो भी ऐसे बनेगा, ठीक है ना। विच गारंटीज कि आपको 0 पे यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2023। अगर आप यहाँ पे पिछले दोनों ईयर्स के भी अगर नहीं देखे हैं आपने तो देख सकते हैं, 24 एंड 25 के ऑलरेडी सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर दिए हैं। सो व्हाट इज दिस एक्सरसाइज हेल्पिंग यू विथ, दिस इज गिविंग यू सम कॉन्फिडेंस कि यार आपका जो पेपर है वो काफी डुएबल है ना। अभी आप देख सकते हैं कि कोई सा भी सॉल्यूशन आपका ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ रहा है, राइट। इनफैक्ट कई सारे तो क्वेश्चंस आपको ऐसे फील होंगे जो काफी ओरल है ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन है आपके, राइट। सो दीज वर क्वेश्चंस फ्रॉम 2023। अगर आपको लगता है कि आपको और सपोर्ट चाहिए, हम और आपको यहाँ पर 22, 21 के PYQs भी दे सकते हैं, बट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड दोज। एंड अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा रिसोर्स हमने बता दिया है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज से क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आपको टाइमिंग पता चलती है, आपको यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द PYQs, सो दैट अगेन गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं एंड मेहनत करते रहो। आपके यहाँ पे जेई का प्रिपरेशन जितना भी है वो बाकी सब एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। सो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बाकी किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ी कोशिश और करो, है ना, ताकि आपको यहाँ पे गारंटी हो जाए। क्योंकि यार ये ट्रू बेसिकली बाकी सब एस्पिरेंट्स के लिए भी है। बाकी सब एस्पिरेंट्स जो यहाँ पर IIT का पेपर देंगे, NEST का पेपर देंगे, वो ऐसे वाले बच्चे तो है नहीं जिन्होंने केवल IIT की तैयारी करी है या केवल NEST की तैयारी करी है, उन्होंने यहाँ पर जेई की तैयारी उन्होंने भी करी है, राइट। या हो सकता है उन्होंने नीट की तैयारी करी है, राइट। सो इन बोथ द केसेस अच्छे से प्रिपेयर्ड बच्चे ही यहाँ पर पेपर को दे रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू बेसिकली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस फॉर श्योर, राइट। चलिए, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, मेहनत करते रहें एंड एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।